नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 150% हूबहू पर्सन जो सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में पूछे जाएंगे। नवीनतम करंट जीके के अनुसार आपको बताने वाला हूं, नवीनतम इको सर्वे के अनुसार आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। और यहां पर कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन 150% हम करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरे के पूरे 150% करने वाले हैं और आपसे 150 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको कितना समय मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा और आपका पूर्णांक कितना रहने वाला है, 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। इसी प्रकार आपका पेपर आने वाला है जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यानी 150 के 150% आपको लगाने होंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपकी किस लेवल की तैयारी है। तो चलिए इन 150% को हम करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। जी हां प्यारे साथियों, कल क्या होगा ये मत सोचिए, आज का सोचिए। आज हमको क्या पढ़ना है ये सोचिए। क्या हमारा एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा ये बाद की बात है। पहले अपने इतनी ज्यादा मेहनत कर लीजिए कि आपको आगे की सोचने की जरूरत ही न पड़े। और देखिए यहां पर प्रश्न पुस्तिका यहां पर रहने वाली है। इसी प्रकार आपको पेपर मिलेगा। पेपर का कोड देखिए 131C है। यहां पर निर्देश देख लीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 40% जिसने ले आया ना विद्यार्थी, 40% विद्यार्थी जो लेकर आएगा वो हो जाएगा इस पेपर में पास। तो अब की बार 40 नहीं, हमें तो 60% लाने हैं। और 60% लाने हैं ना तो इस क्लास को आपको क्या देखना होगा, लास्ट तक देखना होगा। और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट में आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 150 में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता या संबंधित रियासत राज्य सुमलित नहीं है। यानी कौन सा सुमलित नहीं है ये हमको बताना है। कौन सा सुमलित नहीं है ये हमको बताना है। तो देखिए कौन सा सुमलित नहीं है। नंबर 1 पर ये हमारे क्या दे रखे हैं, इधर तो क्या दे रखे हैं, प्रजामंडल दे रखे हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता दे रखे हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, रियासती राज्य। जैसे मिठालाल व्यास का संबंध जैसलमेर में। क्या सही है मिठालाल व्यास का संबंध जैसलमेर से? जी श्रीमान बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताया था मीठा पानी तो कहां से निकला था, चंदन नलकूप से निकला था। और चंदन नलकूप कहां पर है, जैसलमेर में ना। तो यहां पर बिल्कुल सही है। आगे देखिए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, यहां पर क्या दे रखा है, कोटा दे रखा है। क्या दे रखा है, कोटा दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आपको ट्रिक के साथ बताया है, प्रजामंडल टॉपिक पूरा करवा रखा है व्याख्या सही। तो वहां पर देखिए यहां पर हम केवल क्वेश्चन करेंगे, फिर भी आपको मैं साथ के साथ व्याख्या बता रहा हूं ना, तो मान के चलिए यहीं से क्वेश्चन और ज्यादा पूछे जाएंगे। देखिए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी यानी भूमि, क्या रहा है, भूमि, भूमि नाम क्या है, भूपेंद्र यानी भूमि में। और भूमि में क्या उगते हैं, बांस। यानी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किससे हो जाएगा, बांसवाड़ा से हो जाएगा। और हमें दे के रखा है कोटा जिला दे रखा है, लेकिन कोटा तो आएगा नहीं। क्या आना चाहिए था, यहां पर बांसवाड़ा आना चाहिए। आगे देखिए किशन लाल जोशी भरतपुर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि किशन किससे भर गए थे, किससे भर गए थे, जोश से भर गए थे। ये देखिए भर गए थे जोश से। कौन, किशन लाल जोशी भरतपुर से, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए पंडित हरि नारायण शर्मा अलवर, बिल्कुल सही है, क्योंकि अलवर यानी लवर को क्या ही दिखता है, हरा ही हरा सूझता है या हरा ही हरा दिखता है ना, यानी हरि नारायण शर्मा
अलवर से हो जाएंगे। तो चारों ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से बताए हैं, व्याख्या करके मैंने आपको बताई है। तो देखिए, मिठा लाल व्यास का संबंध किससे? जैसलमेर प्रजामंडल से। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किससे? बांसवाड़ा प्रजामंडल से। किशन लाल जोशी का संबंध किससे? भरतपुर प्रजामंडल से। और पंडित हरि नारायण शर्मा का संबंध किससे? अलवर प्रजामंडल से। और यहां पर हमें कोटा दे रखा था, और कोट हम क्या पहनते हैं? नया ना, तो नैनू राम शर्मा आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? नैनू राम शर्मा यहां पर आ जाएंगे। कहां पर? कोटा में, नैनू राम शर्मा। तो देखिए, सारी व्याख्या बता दी आपको। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना तो इससे बाहर नहीं आएगा। आपसे यह पूछ सकता है कि मीठालाल व्यास जी का संबंध किससे है, या आपसे पूछ सकता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किससे है, या अलग अलग करके आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन सा सुमलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सुमलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है? इंडिया जीके से क्वेश्चन आ गया। देखिए, मिक्स क्वेश्चन है, तभी तो हमें पता चलेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखिए, दोनों करते हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए, यहां पर नीचे कथन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, और हमें क्या बताना है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन है, जिसमें से अभिकथन ए है और दूसरा क्या है? कारण। तो देखिए, कथन अभिकथन देखिए क्या है। दादा भाई नारोजी ने लंदन में, कहां पर है? लंदन में। पहले क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखिए साथ में। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्या प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है क्या? जी हां, बिल्कुल सही है। दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और लंदन में की थी। बिल्कुल सही है। आपसे आगे पूछा जा सकता है, आने वाली सीटी 27-28 सितंबर को क्या पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दादा भाई नारोजी के द्वारा। और कहां पर की गई थी? लंदन में की गई थी। अब देखिए हमारा कारण। कारण क्या कह रहे हैं? यह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। क्या सही है? जी श्रीमान, ये भी हमारा सही है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए, कथन ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं आपस में। आर सत्य है लेकिन ए असत्य है, ये भी गलत हो गया। दोनों ए और आर तो सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन बताए, दोनों की व्याख्या बताई है, अच्छे तरीके से बताए, लेकिन आपको एक क्वेश्चन बताना है। क्या बताना है कि आपको तो इतना तो मैंने बता दिया कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नारोजी के द्वारा लंदन में की गई थी, लेकिन कब की गई थी ये आपको बताना है कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि आपका इंडिया जीके है ना वो कितना तैयार है। तो चलिए ये आप कर दीजिए कमेंट में कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कमेंट करके जरूर बताना है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1800 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इधर इंग्लिश में प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हिंदी में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता दी थी? और ये रीट मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और किस कौन से में? साइंस मैथ वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह या डूंगर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बीकानेर के शासक अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। क्या? 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। तो कौन थे वे? सरदार सिंह थे, और एकमात्र शासक थे जिन्होंने अपने राज्य से बाहर अंग्रेजों की सहायता हेतु क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। कौन है वो है सरदार सिंह। कौन है? सरदार सिंह। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 की क्रांति की बात करें, आपको पॉलिटिकल एजेंट बता रखा है, पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है 1857 की क्रांति। जाकर क्लास देखिए, क्लास देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा 1857 की क्रांति से, क्योंकि आपको ट्रिक के साथ बता रखा है। क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से। कब होती है? 28 मई को होती है। और सूचना कब मिलती है राजस्थान में? 1857 की क्रांति की सूचना मिलती है 19 मई को मिलती है। कब मिलती है सूचना? 19 मई को सूचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या है क्वेश्चन नंबर 4, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरा स्थल, कहां पर, कटरा स्थल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। देखिए जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं ना, सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं व्याख्या सहित प्यारे साथियों। और अब क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। लगभग कितने दिन बचे, आज कितनी तारीख हो गई है, 17 तारीख तो हो गई है ना, और आपको कब है, 27 तारीख को, यानी 10 दिन ही बचे हैं मात्र। और 10 दिन में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करने, अब क्वेश्चन करने, न कि ज्यादा से ज्यादा इतनी व्याख्या करें कि आप क्वेश्चन कम पर कम कर पाओ। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करने, क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किशोरी देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना तो बिल्कुल सही आपका आंसर, यानी किशोरी देवी के नेतृत्व में कटरा स्थल में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था महिला सम्मेलन में। कब, 25 अप्रैल 1934 में। यह तारीख भी आपसे पूछी जाती है, प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछी जाती है यह तारीख भी। और किस प्रकार आएगी कि किशोरी देवी के नेतृत्व में कटरा स्थल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन कब हुआ था, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया। तो कब हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5, तो कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है यहां पर। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन सा एक प्रमुख नेता था, कौन सा था, कौन गए थे, कृष्ण भगवान भर गए थे ना, किससे, जोश से भर गए थे, यानी किशन लाल जोशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शोभाराम अलवर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इंडिया जीके से आ गया और मॉडर्न हिस्ट्री से है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता करवाया था, वो किसने करवाया था, ये हमें पूछा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में जो समझौता हुआ था वो किसने करवाया था। एनी बेसेंट ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो किसके द्वारा करवाया गया था, ये करवाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने चुना है ऑप्शन तो आपका सही आंसर। देखिए अब तक हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और 6 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन हुए ये आप रफ कॉपी में लिख लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। और लास्ट में आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए। कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी। किसके, मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे, भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी, 19 जून 1942 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 रणछोड़ दास गट्टानी, ऑप्शन नंबर बी आनंद राज सुराणा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, भंवर लाल शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी बाल मुकुंद बिस्सा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी बाल मुकुंद बिस्सा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था। यानी मार्ले मिंटो, मार्ले कौन थे, भारत के सचिव थे, मिंटो कौन थे, भारत के वायसराय थे। और ये कब हुआ था, 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो कब आया था, 1909 में ना। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा को बढ़ावा देना गलत है, शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं था। प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें करना गलत, ये भी गलत है। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल तैयार करना बिल्कुल सही है। 3 नंबर तो क्या है, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ोतरी करना ये भी गलत है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, केवल 3 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन प्यारे साथियों यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। 1 2 3 सही है, सही कौन सा है ये बताना है। तो सही कौन सा था, केवल 3 था ना। तो देख लीजिए केवल 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
और क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे। जैसलमेर में गुंडाराज किसके द्वारा लिखी गई? सागरमल गोपा के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सागरमल गोपा। और पंचेड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था पंचेड़ा गीत? प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नारोजी के द्वारा कब की गई थी, ये पूछा था। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि पंचेड़ा गीत के रचयिता कौन है। जिस प्रकार जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के कौन है? सागरमल गोपा। कौन है? सागरमल गोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन, देखिए भारतीय परिषद 1892 अधिनियम आया था, या विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 आया था, या फिर हम बात करें किसकी? क्वेश्चन नंबर इसकी 1905 का बंगाल का विभाजन हुआ था, या भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था। तो इनके समय क्या आया था? देखिए ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। और कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में होता है कांग्रेस का विभाजन। और बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। देखिए कर्ज क्या है? कर्ज चुकाने के लिए इसने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। बस इस प्रकार याद रख सकते हो। कर्ज चुकाने के लिए विभाजन हो गए कि मैं कर्जो कौन चुकाऊं, तू न्यारो मैं न्यारो, यानी विभाजन हो गया। घरांगो बंटवारो करनो चाहो लॉर्ड कर्जन ने सोचा था कि इसका मैं विभाजन कर देता हूं, लेकिन इतना विरोध हुआ कि इस विभाजन को मिटाना पड़ा था। वास्तव में पहले क्या भारत था प्यारे साथियों, जो एक साथ रहा करता था, सभी एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ रहते थे। और वर्तमान की राजनीति तो किस पर चली गई है? धर्म पर चली गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक है। देखिए दो नाम आएंगे। एक तो आएगा आपको संत हरि रामदास, नाम आएगा एक है संत हरि रामदास, हरि राम दास नाम आपको देखने को मिलेगा। एक आपको दिखेगा हरिदास। ये दो नाम हैं और दोनों नामों में अंतर साफ दिखाई दे रहा होगा। एक में तो क्या आ रहा है? राम नाम आ रहा है, और एक में राम नाम नहीं आ रहा। तो हरि रामदास है ना, वो तो किससे संबंधित हो जाएंगे? वो तो संबंधित हो जाएंगे राम सनेही संप्रदाय से। किससे? राम सनेही संप्रदाय से हो जाएंगे। हरि रामदास तो किससे संबंधित हो जाएंगे? राम सनेही से। और इसमें राम नहीं आ रहा, वो किससे संबंधित हो जाएंगे? निरंजनी संप्रदाय से हो जाएंगे। किससे? निरंजनी संप्रदाय से। यानी संत हरिदास जी का संबंध किससे है? निरंजनी संप्रदाय से है। यानी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? संत हरिदास हो जाएंगे। और हरि रामदास किससे संबंधित हो जाएंगे? राम सनेही संप्रदाय से हो जाएंगे। और राम सनेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों? राम सनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। और उसकी ट्रिक क्या थी आपको बता रखा है ना, सारे सिख उसकी ट्रिक है। यानी सारे सिख बोले तो सा से शाहपुरा, रे से रेण, सी से सिंहतल, ख से खेड़ापा। ये इसकी ट्रिक है। किसकी? राम सनेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठों की, 4 शाखाओं की, पीठों की नहीं 4 शाखाओं की है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है वो पूछा है मैं। अल्लाह जिलाबाई, जिन्होंने क्या गाया था? सर्वाधिक केसरिया बालम पधारो निमारे देश, सर्वाधिक बार गाया था अल्लाह जिलाबाई ने। ये तो मांड गायन है। फिर देखिए गौरीबाई भी है। किससे? इससे संबंधित है मांड गायन से। बन्नो बेगम का संबंध तो जयपुर से है। और ये भी एक क्या है? मांड गायन है। लेकिन गुलाबो किससे है? कालबेलिया नृत्य से भी संबंधित है। कौन? गुलाबो। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या नहीं है? मांड गायन नहीं है। बाकी सभी क्या है इसमें? अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई, बेगम, बन्नो बेगम, ये सभी क्या है? मांड गायन है। और अब की बार मांड गायन में पद्म श्री से किन्हें सम्मानित किया गया है? मोहम्मद अली को, मोहम्मद गनी को।
इनको सम्मानित किया गया है ना। टोटल कितने पद्मश्री मिले, आगे ये क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ये मुझे पता है कि ये क्वेश्चन पक्का है आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, उसका सही आंसर क्या हो गया, गुलाबो, जो किससे संबंधित है ये आपको बता दिया। नेक्स्ट, तानना और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। तानना और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। सांसी में, सांसी तो सांस भर गया ना, सांसी कहां पर निवास करती है सर्वाधिक, सांस भर गया तो सांसी भरतपुर में निवास करती है। भील कहां पर है, दक्षिणी में, गरासिया सी आ गया यानी सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करती है। और मीणा कहां पर निवास करते हैं, जयपुर में निवास करते हैं। ये लीजिए, और अब हमें बताना है कि तानना और मोरबंदिया विवाह किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। किससे, गरासिया जनजाति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या विराट नगर से मिले हैं, या माध्यमिका नगरी से मिले हैं, नलियासर सांबर से मिले, या रेड टोंक से मिले। तो कहां से मिले हैं ये हमें, विराट नगर जयपुर से मिले। और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड, लेकिन वर्तमान जिले अभी आपको याद नहीं करने, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विराट नगर जयपुर। क्वेश्चन नंबर 15, लोक कला मंदिर कहां पर स्थित है। लोक कला मंदिर कहां पर स्थित है ये हमको बताना है। जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, अजमेर में। तो कहां पर है प्यारे साथियों, आराम से देखिए इस क्वेश्चन को कि लोक कला मंदिर कहां पर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लोक कला मंदिर स्थित हो जाएगा उदयपुर जिले में। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में, यानी लोक कला मंदिर कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। कहां पर, उदयपुर में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, और क्या है क्वेश्चन नंबर 16, वेली किशन रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। वेली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ये आप मुझे बताइए कि वेली किशन रुक्मणी रे के रचयिता कौन थे रचयिता, जो आपको बताना है, जो किनके शासन काल के दरबारी कवि थे, वे थे प्यारे विद्यार्थियों अकबर के। किसके, अकबर के, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, और ये आपको बताना है कि वेली किशन रुक्मणी रे रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 17, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। गोपाल सैनी का हमें क्या बताना है, संबंध बताना है किससे है। तो देखिए, सबसे पहले में क्या दे रखा है, टेराकोटा। टेराकोटा कहां का प्रसिद्ध, मोलेला गांव राजमंद का, मोलेला राजमंद का। बल्यू पोट्री, ऑप्शन नंबर बी, बल्यू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, बल्यू पोट्री तो प्यारे विद्यार्थियों जयपुर की प्रसिद्ध है। और थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की। और काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। और आपसे पूछ ले इसी प्रकार बल्यू पोट्री ने देकर कागजी पोट्री पूछ ले तो कहां की प्रसिद्ध है कागजी पोट्री, ये अलवर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोट्री कहां की है, ब्लैक पोट्री कोटा जिले की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। अजरक और मल्लीर प्रिंट कहां की है, बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और अकोला चित्तौड़गढ़ का क्या प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोपाल सैनी का संबंध किससे है, बल्यू पोट्री से। किससे, बल्यू पोट्री से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। और करपाल सिंह शेखावत, गोपाल सैनी का संबंध किससे है, बल्यू पोट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैं कितनी व्याख्या बता रहा हूं ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो भी व्याख्या बता रहा हूं इंपॉर्टेंट व्याख्या है, एकदम इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना 100% इंपॉर्टेंट, वो वाली इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहां स्थापित की गई। देखिए, जनजाति बालक हॉकी कहां पर है, जनजाति ज्यादा उदयपुर में निवास करती है ना, तो ये लीजिए इसका सही आंसर उदयपुर ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। डूंगरपुर में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है, डै से डूंगरपुर, डै से डामोर जनजाति निवास करती है। डै से डूंगरपुर, डै से डामोर जनजाति निवास करती है। उदयपुर में कौन सी करती है, उदयपुर में प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति निवास करती है सर्वाधिक।
कंजर जनजाति कथोड़ी, कंजर जनजाति कहां पर निवास करती है? कंजर जनजाति प्यारे साथियों थोड़ी थोड़ी यानी थोड़ी थोड़ी महिलाएं भी शराब पीती है इसमें कंजर जनजाति में। और कौन सी पीती है? कथोड़ी में पीती है ना, थोड़ी थोड़ी पीती है शराब। कौन सी? कथोड़ी जनजाति में महिलाएं और पुरुष दोनों शराब पीते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति है जिसमें महिला और पुरुष दोनों शराब पीते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? आबू पर्वतमाला, काली खो पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी, काली घाटी। कौन सी घाटी? काली घाटी पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए काली खो पर्वतमाला। कौन सी? काली खो पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। काली खो पर्वतमाला मूल निवास किनका? मीणाओं का। किनके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। और इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। और ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। किसको? पाबूजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपका प्यारे विद्यार्थियों हौसला डाउन हो रहा है ना, तो हौसला डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम के 10 दिन बाकी है और इन्हीं 10 दिनों में हमें इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मजा जरूर आने वाला है। मंजिल मिलेगी तब इतनी ऐश करेंगे क्या पता। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तोरामण ने, मिहर कुल ने, भोज प्रमाण ने या भोज प्रतिहार ने? देखिए जो पढ़कर नहीं जाएगा ना, वो मुझे पता है 100%, जिसको अब नहीं आ रहा है ना, वो 100% क्या सोचेगा? या तो भोज परमार या भोज प्रत्यार। क्यों? क्योंकि एक समान ऑप्शन दे दिया। हाँ एग्जामिनर माने पसावे कि एक का नहीं भोज परमार दे दे, एक का नहीं भोज प्रत्यार दे दे। मैं तो भोज ही करांगा, चाहे किसो ही कर दो, ऊपर ला दो तो करा ही को नहीं। पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था। मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है व्याख्या में। इल्ला न देनी आपनी हलरिया हुलराए। क्या बड़ी लाइन है, शानदार लाइन है। इल्ला न देनी आपनी हलरिया हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। वाह प्यारे साथियों, उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? ये पंक्तियां किसके द्वारा या कौन से ग्रंथ से ली गई है, ये हमको बताना है। वंश भास्कर से, वीर सतसई से, कन्नड़ देव प्रबंध से या पृथ्वी राज रासो से? वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। कन्नड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? ये भी आपको बता रखा है। पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? ये भी आपको बता रखा है ना। चंद्र बरदाई, ये सारे बता रखे हैं। और वीर सतसई इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां से इल्ला न देनी आपनी हलरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये पंक्तियां ली गई है किससे? वीर सतसई से, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए, हमें क्या करना है? सुमलित करना है। मिला देंगे तो सुमलित हम अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए एक तरफ हमें लोक देवता दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें जन्म स्थान दे रखा है। तो देखिए नंबर 1 पर क्या दे रखा है हमें? गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। इनका मेला गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद करसणे नवमी को लगता है। तो जन्म कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ था। फिर देखिए बाबूजी, बाबूजी को तो ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लू फलोदी में या कोहू फलोदी में हुआ था, यानी यहां पर 3 नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। फिर देखिए आगे हड़बूजी, हड़बूजी का जन्म तो कहां पर हुआ था? बुंडेल गांव नागौर में हुआ था ना, बुंडेल नागौर में। और आगे देखिए फत्ता जी का तो हमें क्या चाहिए? साथ, सांथू जालोर में इनका जन्म होता है। तो देखिए गोगा जी का जन्म ददरेवा में, यानी 2 नंबर आया।
उसके बाद देखिए पाबू जी का जन्म कहां पर, कोहू फलोदी में, यानी 3 नंबर आया। उसके बाद हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में, यानी 4 नंबर आया। फत्ता जी का जन्म स्थान सांथू जालोर में, यानी 1 नंबर आया। यानी 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, केवल मात्र पहले यहां पर देखिए 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सा पशु मेला जिला सही सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ पशु मेले दे रखे हैं, एक तरफ जिले दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है क्या? यहां पर झालावाड़ दे रखा है तो बिल्कुल सही है। गोगा मेड़ी पशु मेला गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है, बिल्कुल सही है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, गलत दे दिया। शिवरात्रि पशु मेला गलत दे दिया गया हमें सवाई माधोपुर। आगे देखिए रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है, सही है। अब कुछ सोचेंगे क्या कि रामदेव मेला तो रोनेचा जैसलमेर में लगता है, यहां पर नागौर दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। नहीं प्यारे साथियों, रामदेव का मेला तो रोनेचा जैसलमेर में लगता है, लेकिन रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है। कहां पर लगता है? नागौर में। और कौन सी नस्ल के लिए? नागौरी नस्ल के लिए लगता है। और गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में कौन सी नस्ल के लिए? हरियाणवी नस्ल के लिए लगता है। और देखिए यहां पर शिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। कहां पर है? करौली में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला कहां पर? करौली में लगेगा। यहां पर सवाई माधोपुर दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 31 मिनट हो गई, 24 क्वेश्चन नहीं हुए हमसे। तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी स्पीड तो बढ़ानी होगी हमें, क्योंकि ऐसे तो हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको आगे मैथ रीजनिंग भी समझानी है। तो चलिए थोड़े से व्याख्या की ओर कम ध्यान देते हुए हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, कम समय में हो। तो चलिए, क्योंकि आपको व्याख्या तो करवा रखी है इन सभी की। तो देखिए किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? और एक चित्रकार और है, चित्रकला। कौन सी? बीकानेर चित्रकला। जहां पर क्या करते थे वहां के कलाकार? क्या करते थे? अपने नाम और क्या लिखते थे? तारीख भी लिखते थे, नाम और तारीख लिखते थे। और फारसी भाषा में निहाल चंद लिखा करते थे नाम। फारसी भाषा में तो नाम कौन लिखा करते थे? अपना निहाल चंद लिखा करते थे। और बीकानेर के जो है ना कलाकार, वो क्या लिखा करते थे? अपना नाम और तारीख लिखा करते थे। क्या? तारीख और नाम। किसके नीचे? चित्र के नीचे, यानी अपने चित्र के नीचे। तो अनूप सिंह के नाम से रखा भाव भट्ट, लोचन, हृदय नारायण देव या पुंडरीक विठल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? भाव भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? भाव भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताना है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा का सही नहीं है, यानी कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताना है। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की थी। कहां पर की थी? गंगानगर में नहीं, हनुमानगढ़ में की थी, और घग्गर नदी के किनारे की थी। अब देखिए कथन, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए हैं, समकोण पर सड़कें काटती हुई मिली है। और क्या मिले हैं यहां पर? और हमें दोहरे जुते हुए खेत भी मिले हैं, भूकंप के अवशेष यहां पर मिले। और देखिए कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, ये लीजिए, ये भी मिले भूकंप के साक्ष्य। आगे देखिए कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइंग पियो टेसिटोरी के द्वारा की गई थी, गलत है। तो किनके द्वारा की गई थी इनकी खोज? इनकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। आगे देखिए प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। ये भी क्या है? सही है प्यारे साथियों। तो देखिए यहां पर एक बात है, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने किया था डिलीट। क्यों किया गया था? तो देखिए कालीबंगा की खोज है ना एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइंग पियो टेसिटोरी ने की थी, ये बात तो गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया था एग्जामिनर के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये डिलीट भी किया गया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26,
व्यक्ति विशेष से आ गए। किससे? व्यक्ति विशेष से पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी, चरणदास जी, रज्जब जी। तो कौन है? कवि दुर्लभ जी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है कि कन फटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? कौन सी देवी के गीत गाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जीण माता के, नागणेची माता के, शीतला माता के या संक्राय माता के? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जीण माता, जिनका मंदिर कहां पर? रेवासा सीकर में। जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म चूरू में हुआ था। मेला रेवासा सीकर में लगता है और हाल ही में यहां पर रोपवे बनाया जा रहा है नवीनतम। कहां से लेकर? काजल शिखर से लेकर। मोस्ट इंपोर्टेंट है काजल शिखर, पूछा जा सकता है कि काजल शिखर कहां पर स्थित है? काजल शिखर कहां पर है? सीकर में स्थित है। और देखिए शीतला माता चाकसू जयपुर में इनका मेला लगता है। चाकसू जयपुर में बंचों की श्रृंखसिका जिन्हें कहा जाता है और यहां पर शीतलाष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। संक्राय माता, नागणेची माता यहां पर राठौड़ों की कुल देवी हो जाएगी। जीण माता, रेवासा सीकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें क्या किया जाता है? कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? एक तो डमरू वाद्य यंत्र और एक सारंगी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। किनके द्वारा? कन फटे जोगियों के द्वारा बजाए जाते हैं। और जीण माता के सबसे लंबे गीत हैं। जीण माता के क्या है? सबसे लंबे गीत है। किनमें? लोक देवियों में। और लोक देवता में सबसे लंबे लोकगीत किसके हैं? रामदेव जी के हैं। तो रामदेव जी भी कर लीजिए याद। आगे देखिए तो प्यारे साथियों, देखिए व्याख्या तो मेरे से बताए बिना रही नहीं जाती, तो क्वेश्चन कम भलाई हो जाओ, पर व्याख्या हम करेंगे, क्योंकि व्याख्या अपने आप आती है। जब आपको मैटर तैयार होता है ना थोड़ा सा, तो अपने आप व्याख्या निकलेगी। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि, यहां पर जहां पर मृत्यु के बाद क्या किया जाता है, क्रियाक्रम जो किया जाता है, वो स्थल कहां पर है? उसको किस नाम से जाना जाता है? कागा के नाम से, गेटोर के नाम से, महासत्य के नाम से या बड़ा बाग के नाम से? तो इसका सही आंसर महासतियों का टीला। ये महासतियों का टीला नहीं, वो सभ्यता हो जाएगी महासत्य के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में या किस निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? वाह क्या क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको। वरिक वंश ने शासन किया था। कौन से वरिक वंश ने शासन किया था? बदनौर में, बयाना में, अलवर में, अजमेर में? तो बयाना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से हमें बताना है कि कौन सा सुमलित नहीं है। एक तरफ हमें लोकनाट्य दे रखे हैं, दूसरे तरफ हमें स्थान दे रखे हैं। तो देखिए लोकनाट्य नंबर 1 नौटंकी भरतपुर धौलपुर की है, बिल्कुल सही है। तमाशा तो जयपुर में देखा जाता है, बिल्कुल सही है। तुर्रा कलंगी ख्याल तो चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ की प्रसिद्ध है, लेकिन मारवाड़ दे रखा है तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा सुमलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। और रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की, और आचार्यों का चौक कहां पर है? बीकानेर में। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर, जो सुमलित नहीं है। आगे देखिए ओगनिया, ओगनिया कोई गाना गा रहे हो और आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। किससे सुन रहे हो? कान से सुन रहे हो ना। तो ओगनिया वो गाना गा रहे, अंगोटिया सुर लिया, सुन लिया। किससे सुन लिया? आपने कान से सुन लिया। ये आभूषण कहां पर पहने जाएंगे? तो कानों में पहने जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सुर लिया यानी सुन लिया, किससे सुना था? कानों से। क्या सुना? ओगनिया, ओ गाना सुना था। कौन सा गाना? जो आपका फेवरेट गाना है, वो गाना किससे सुन लिया? कानों से। यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? शानदार क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो कब बनाया? 1580 में,
1576 में, 1582 में या 1582 में, 85 में? तो कब बनाया था? 1585 में बनाया था। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कब बनाया, कितने वर्षों तक रही थी चावड़ राजधानी महाराणा प्रताप की, और टोटल कितने वर्षों तक रही थी चावड़ राजधानी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, अब्बानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल पर आधारित है? अब्बानेरी दोसा, अब्बानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से, चौहान से, गुहिल से, सिसोदिया से, या फिर गुहिल सिसोदिया या राठौड़ से? किससे संबंधित है ये हमको बताना है। तो किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? हमीर हट नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए हट कौन करता है? हट कौन करता है? हट करता है यहां पर चंद्रशेखर। कौन करता है? चंद्रशेखर की मैं उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, यानी हट कौन करेगा? चंद्रशेखर। या फिर आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो, हमीर हट, हट किसने की थी? हनुमान ने की थी। और किसको खाने की? चंद्रमा को खाने चले गए थे, यानी चंद्रमा खाने चले गए थे ना, यानी चांद मान लीजिए, वो कुछ भी मान लीजिए, सूर्य को खाने गए होंगे तो चंद्रमा मान लीजिए, यानी चंद्रशेखर याद रखना है। हमीर हट चंद्रशेखर आ जाएगा। और दलपत की क्या है? दलपत की कौन सी है? दलपत की है खुमान रासो। खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की। खुमान रासो दलपत। खूमान यानी क्या खाते हैं? खूमान क्या खाते हैं? तो दाल खाते हैं, यानी दलपत विजय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, क्या करना है? निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने वाले वर्ष जो है उनके अनुसार जताइए आखिरी तक, पहले से लेकर, यानी इनमें से सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ये हमको बताना है। तो अब याद होनी चाहिए आपको तारीख या सन कि गागरोन का युद्ध कब हुआ, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, बयाना का युद्ध कब हुआ, मावली का युद्ध कब हुआ। उसके बाद आप इस विकल्प को चुन सकते हो। और इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई बी, यानी सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध होता है, उसके बाद कौन सा युद्ध होता है? गागरोन का युद्ध, उसके बाद बयाना, उसके बाद मावली का युद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्या है क्वेश्चन नंबर 36? प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेसवे ट्रेन किसके बीच चलती है? प्रथम उदय नाम की कोई ट्रेन है, ये देखिए एक्सप्रेस ट्रेन है, वो किसके बीच चलती है ये हमको बताना है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली टू कालका, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर टू कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई टू विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। तो किनके मध्य चलती है ये प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन? ये चलती है किसके मध्य? बेंगलोर और कोयम्बटूर के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सही सोचा है तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, क्या है क्वेश्चन नंबर 37? मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक देखिए लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी क्या है लोह अयस्क, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा में हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। मलाज खंड किसके लिए जाना जाता है? तांबा के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, क्या है क्वेश्चन नंबर 38 हमारा? क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, बोले तो नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 12 जुलाई 1986 को, 12 जुलाई 1978 को, 12 जुलाई 1982 को, या 12 जुलाई 1992 को। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 12 जुलाई 1982 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ कोयला क्षेत्र है, सही सुमेलित है? मध्य प्रदेश का रामगढ़ कोयला क्षेत्र, उड़ीसा का संबलपुर कोयला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का बैतूल, या झारखंड का सरगोजा। तो कौन सा यहां पर हमें सही दे रखा है? तो सही हमें दे रखा है एकदम ऑप्शन नंबर बी।
क्या दे रखा है, ओडिशा का संबलपुर क्या कहलाता है, कोयला क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित में से सही घटते क्रम में लिखना है हमें। सबसे ज्यादा कहां पर होती है कॉफी, उसके बाद उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कहां पर होती है कॉफी का उत्पादन, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। कहां पर किया जाता है, कर्नाटक में। तो देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तो ये कट गया। फिर कहां पर किया जाता है, केरल में। तो देखिए केरल है, तमिलनाडु आ गया, कट गया, केरल है, ये तो पहले ही कट चुका है। आगे देखिए, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश है, यहां पर क्या है, तमिलनाडु दे दिया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां पर किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है। यानी वो नाटक करते हैं कब, मैं तो कॉफी पीवा पीवा वे चाहिए, यानी नाटक करे कि मैं तो कॉफी पीवा। और अकेला यानी केरल, केरल में क्या करते हैं जाके, केरल यानी रेल के द्वारा परिवहन करते हैं, तब सारा चाय पीवे नहीं, यानी चाय पीते हैं। आंध्र प्रदेश सभी को अंधे बनाकर फिरते रहते हैं कि मैं तो कॉफी पीवा चागा अति को नहीं अड़ावा। यानी तमिलनाडु फिर आपा कहेगा तू मिल तो सही एक दिन मेरे कने, मैं देखूं तू चा पीवे कि कौन पीवे। बस इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। कैसे, कर्नाटक नाटक करे कि चा पीवा कौन, में कॉफी पीवा। फिर थे रेल में देखा कब वो चा पीने लग रहे हो, और अपन के बना रखे इतना दिन अंधा बना रखा। और आपा कहो तू मिली एक दिन मेरे साथ गए, मारे घर आई, मैं तेन चा पियाऊंगा, देखूंगा पीवे कि कौन पीवे। मारे घर कॉफी तो कौन, फिर भी वो चा पी ले है, मैं तो कदे कदे पी लूं चा। यानी इस प्रकार याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, बेंथान गल, क्या बेंथाथा गल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहां पर है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो कहां पर है, ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है नेक्स्ट कि अगस्त 2022 तक। अब देखिए अगस्त 2022 की आ गई, यहां पर कर लीजिए वर्तमान तक, आज तक कर लीजिए, अगस्त 2024 कर लीजिए, यहां पर क्या कर लीजिए, अगस्त 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में घोषित आर्द्र भूमियां हैं। कितनी आर्द्र भूमियां हैं भारत में टोटल अब वर्तमान में, तो वो हो जाएगी हमारे आर्द्र भूमियां। कितनी रामसर साइट है, रामसर साइट की बात करें तो कितनी, 82। और 82वां कौन सा आ गया, 82वां आ गया हमारा अदनासिनी ज्वारनद मुख, कहां पर, कर्नाटक में। कर्नाटक में सर्वाधिक कहां पर है, तमिलनाडु में। कितनी है तमिलनाडु में वर्तमान तक है, 17। उसके बाद कौन सा आता है, यूपी राज्य आता है, जहां पर कितनी है, 10 रामसर साइट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये पुराना हो गया क्वेश्चन, अब नवीनतम के अनुसार आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यानी पश्चिमी घाट, भारत की बात करें तो इस प्रकार आपको भारत का देखने को मिलेगा, हमारा प्यारा सा नीचे दक्षिण से। तो देखिए इस प्रकार आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा। और बात करें हमें कौन से तट की, हमें बात कर रहा है, ये तो पूर्वी तट आ गया, ये पश्चिमी तट आ गया, पश्चिमी तट की बात कर रहा है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहां पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो यहां पर पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। पवन ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा ऊर्जा यहां पे कहां से उत्पादन किया जा सकता है, गुजरात से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, कर्नाटक में। कई तो करके आएंगे राजस्थान, लेकिन गलत है, क्योंकि राजस्थान में तो सौर ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन गुजरात से हम पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता देख सकते हैं, वहां पर विद्यमान है। कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सलाल परियोजना किस नदी से संबंधित है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये हमको बताना है। सलाल कह दे चाहे दुलहस्ती कह दे, सलाल कह दे चाहे दुलहस्ती कह दे, कौन सी पर है, चिनाब पर, रावी पर, व्यास पर या झेलम पर। तो किस पर है, चिनाब पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए अब हमने थोड़ा सा
पैटर्न चेंज कर दिया, हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने देखा होगा इन 10 क्वेश्चनों में टाइम के बराबर आ चुके हम क्वेश्चनों में, तो इसी प्रकार करेंगे ताकि मैथ रीजनिंग को हम समझेंगे ना तो उसमें टाइम लगेगा हमें, फिर क्लास लंबी हो जाएगी, और क्लास लंबी होती है ना तो पढ़ने का मन कम करता है, ये बात सत्य है। मैराथन क्लासें आती है ना उनमें पढ़ने का मन इतना नहीं करता, हाँ व्यू ज्यादा जरूर आते हैं मैराथन क्लासों में, क्योंकि सभी सोचते हैं कि एक क्लास में पढ़ देते हैं सब कुछ, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। 1 घंटे तक देखोगे क्लास, फिर क्या शॉर्ट चलती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। रातानाडा कहां पर है? जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में। तो रातानाडा कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और सांगानेर जयपुर में स्थित है, सांगानेर जयपुर में। और डबोक कहां पर है? उदयपुर में। डबोक कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है? ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है। 20 प्रकार पूछे, राजस्थान का लिंगानुपात कितना? 928 है। और शिशु लिंगानुपात कितना? टाबर 8 या 8 मांडव, एक बार 8 दे दियो तो 8 या 8 यानी 888 है। और बात करें यहाँ पर डुरप्पा, डुरप्पा में तो क्या सर्वाधिक ज्यादा लिंगानुपात। और डीजे करो भरतार श्री, ये कहां पर है? न्यूनतम लिंगानुपात। ये ट्रिक आपको बता रखी है। और ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है तो कहां पर आ जाएगा ग्रामीण लिंगानुपात? धौलपुर में। डी से धौलपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। बिसलपुर बांध नवीनतम जिलों की बात करें तो केकड़ी में आ चुका है, लेकिन है कहां पर अब वर्तमान में? बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? बिसलपुर बांध का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1989 में, या फिर 1992 में, 1996 में, 1999 में। तो कब हुआ था? इसका निर्माण पूरा हुआ था 1999 में। कब हुआ? 1999 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में दूसरे स्थान पर, यानी द्वितीय स्थान पर है? प्रथम नहीं पूछा, द्वितीय स्थान पर है जल उपलब्धता के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बनास बेसिन। ऑप्शन नंबर बी माही बेसिन। ऑप्शन नंबर सी लूणी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी क्या? ऑप्शन नंबर डी क्या? साबरमती बेसिन। तो इसका सही आंसर बनास बेसिन, जिसे क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा कहा जाता है किसे? बनास को। और माही को क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। लूणी को क्या कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। और साबरमती राजस्थान में तो बहती है, लेकिन गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है, जहां पर कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्या बताना हमें? कथन दे रखा है ए और कथन आर दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, दक्षिणी क्षेत्रों में तो सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन करता है। दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा पाला पड़ेगा ना जी, कौन पड़े? तो यू इया क्यों कहे सर्दी व पाला सहन कर सकता है? तो गलत हो गया नहीं, तो एक सही है, केवल ए सही है। कौन से में है? इसमें ए और आर दोनों सही है, गलत है। ए गलत है, नहीं ए तो सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 मिट्टी से है और आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। मिट्टी टॉपिक तो आपको मैप के माध्यम से भी बता रखा है, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रखी है। मिट्टियां यहाँ पर अरावली प्रदेश है, यहाँ पर ये लीजिए अरावली प्रदेश आ गया। अरावली प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इनसेप्टिसोल समृद्धा पाई जाती है। कौन सी? इनसेप्टिसोल समृद्धा पाई जाती है। इस क्षेत्र में एल्पिसोल समृद्धा पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र में बात करें तो कौन सी? वर्टिसोल समृद्धा पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में एरिडिसोल्स और एंटीसोल समृद्धा पाई जाती है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल समृद्धा पाई जाती है? पश्चिमी में, दक्षिणी में, दक्षिण पूर्वी में या पूर्वी में? तो कौन से भाग में एंटीसोल समृद्धा? ये देख लीजिए, एंटीसोल समृद्धा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। मैप के माध्यम से आपको समझा रखा है, पूरा का पूरा टॉपिक, जलवायु, मिट्टियां, सारे टॉपिक समझा रखे हैं, बस क्लास लगाने की देरी है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? कौन सा खनिज खनन सुमलित नहीं है, ये हमको बताना है। कौन सा सुमलित नहीं है? डोलोमाइट। डोलोमाइट राज मटके में डालो, यानी मटकेश्वर राजसमंद में है ना। डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट बाजला,
मटके में डालोगे तो क्या करेगा, वो बजेगा ना, तो बाजला, डोलोमाइट, बिल्कुल सही है। कोई इधर डोलेगा कोई इधर डोलेगा, यानी वो बजेगा, यानी बाजला काबरा, बिल्कुल सही है। फ्लोराइट, मांडो की पाल से, मांडो की पाल से, यानी मारे मांडियो नहीं बोके ले आयो, फल ले आयो, ये बस ये याद रख लो, मार मांडियो फल ले आयो, आराम बोलो, मांडियो फल ले आयो, यानी मांडो की पाल, फ्लोराइट। सीसा और जस्ता, शीशे में क्या दिखता है, अंग दिखता है, किसका, पूरा का पूरा अंग दिख जाता है, यानी रामपुर अंगोचा, बिल्कुल सही है। रोक फास्फेट, रोके ना जा मरण देन, यानी झामर कोटरा, झामर कोटरा में पाया जाता है ना रोक फास्फेट, और यहां पर बरोडिया दे रखा है तो गलत है। तो कौन सा सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुमलित नहीं है, बाकी सही सुमलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में पाया जाता है, जैसलमेर, बूंदी, पाली, राजमहल। आसान सा क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, क्वेश्चन नंबर 54, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है। गिरल समदड़ी बाड़मेर में, या रामसर अजमेर में, थुम्बली गांव बाड़मेर में, सिवाना जालौर में। गिरल लिग्नाइट कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है हमारी थुम्बली गांव बाड़मेर में। कहां पर है, थुम्बली गांव बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 ये देखिए, कल ही आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा करवाया जलवायु वाला। तो वर्गीकरण कोपेन के अनुसार देखें तो कोपेन के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, कोपेन के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और कौन कौन से 4 जलवायु प्रदेश बात करें, यहां पर आ जाता है BSHW, बी नहीं, कौन सा आ जाता है यहाँ पर, BWHW, उसके बाद कौन सा आता है, BSHW आता है, उसके बाद यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा है, ये आएगा CWG, और नीचे कौन सा बच गया इन 2 स्थानों पर, AW, यानी 4 जलवायु प्रदेश है। हमें पूछा है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, तो कौन सा आ जाएगा, ये देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो डूंगरपुर में किस प्रकार की, AW, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 कि राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। कत्था किससे निकाला जाता है, खेजड़ी के वृक्ष से, पलास के, तो खेजड़ी पलास, खेर या धोक, तो किससे निकाला जाता है, खेर से निकाला जाता है। और खेजड़ी वृक्ष से, अभी यहां पर खेजड़ली दिवस टिपा है ना, कब गया खेजड़ली दिवस, 12 सितंबर को। और आज क्या है, 16 तारीख है ना, 16 तारीख होगी ना आज, 16 सितंबर, हाँ 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है, 16 सितंबर को बनाया जाता है कौन सा, ओजोन दिवस बनाया जाता है 16 सितंबर को। और 15 सितंबर को क्या बनाया जाता है, लोकतंत्र वाला दिवस बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस बनाया जाता है। और 14 तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया था, अभी 14 तारीख को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बस सारे याद कर लीजिए, इन 3-4 दिनों में तो दिवस ही दिवस है, और हमेशा दिवस ही रहते हैं, सभी याद कर लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 57 का निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। दाई अजमेर में, दाई अजमेर में 57 नंबर में दाई अजमेर, बिल्कुल सही है, दाई अजमेर। दाई तो अपनी मेर लेगी नहीं, दाई कुण है, दाई है सारण मेर दाई कुण है, वह मेर तो अपनी लेगी। बाणगंगा, बाणगंगा अभी आपको बताया था, बेराट की पहाड़ी से उद्गम बताया था ना, बाणगंगा बेराट की पहाड़ी से बैठे बैठे बाण चलाता था, यानी ये आपको बता रखी है ट्रिक, जयपुर, ठीक है। कांकणी जैसलमेर में, कांतली कहां पर है, कांकणी तो जैसलमेर में है, तो कांतली शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। वात्रक नदी बांसवाड़ा में, वात्रक नदी बांसवाड़ा में 54 में, यहां पर देखिए कांकणी जैसलमेर में, ये मैं मेरे हिसाब से सही बता रहा हूं, ठीक है। वात्रक बांसवाड़ा में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कई बार होता है ना प्यारे साथियों, दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो क्वेश्चन में हम क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। देखिए सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र कौन सा है सोयाबीन क्षेत्र, तो आपको पता ही होगा, अर्धशुष्क है, हाड़ौती पठार है, माही बेसिन है, या मैदानी पूर्वी मैदानी है। तो सोयाबीन का उत्पादन कहां पर किया जाता है, मैप के माध्यम से आपको समझा रखा है कि सोयाबीन का उत्पादन कहां पर किया जाता है, इस क्षेत्र में किया जाता है। और यह क्षेत्र कौन सा कहलाता है हमारा, यह क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र है, तो हाड़ौती पठार में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बताने, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जचाना है, यानी अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। और इसकी ट्रिक भी आपको बता रखी है कि जे जे अन्नू, यानी जयपुर, जोधपुर,
यहां पर क्या आ जाएगा, अलवर और नागौर, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 के राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई है। ऑयल रिफाइनरी की स्थापना जैतून तेल की तो बीकानेर में, तो लेकिन हमें यहाँ ऑयल रिफाइनरी पूछी है तो बीकानेर नहीं है, जालोर में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है, तो कहाँ पर है, बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर डी, ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पर की गई है, बाड़मेर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61, ये आ गया हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, ये हमको बताना है। तो 1977 में, 1980 में, 1967 में, 1992 में। तो कब लगाया गया, 1967 में लगाया गया। अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगे हैं राजस्थान में, 4 बार लगे हैं, और उन चारों में 4 बार राज्यपाल कौन कौन थे, संपूर्ण वेद रघु रेड्डी। ठीक है ना, कि संपूर्ण वेद है ना वो रघु रेड्डी है, बस याद हो गए राज्यपाल। तो संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, यानी संपूर्ण से संपूर्णानंद, वेद से वेदपाल, त्यागी आ जाएंगे, रघु से रघुकुल, तलिक आ जाएंगे, रेड्डी से रेड्डी आ जाएंगे, रेड्डी साहब आ जाएंगे, यानी संपूर्ण वेद रघु रेड्डी। ये है राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल, संपूर्ण वेद रघु रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है, शानदार क्वेश्चन है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता। तो राज्यपाल का है ना, राज्यपाल क्या करे, राज्यपाल क्या, राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, उसके जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है ना, वो एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और उस समिति में राज्यपाल नहीं होता, राज्यपाल तो नियुक्ति करता है, किसकी सिफारिश पर, उस समिति की सिफारिश पर। और उसमें सदस्य कौन कौन होंगे, मुख्यमंत्री हो जाएगा, विपक्ष का नेता हो जाएगा, गृह मंत्री हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल उस समिति का सदस्य नहीं होता। राज्यपाल तो क्या करता है, उनकी नियुक्ति करता है, किसकी सिफारिश पर है, समिति की सिफारिश पर, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है हमें, तो देख लीजिए ए नंबर, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पेशा अधिनियम दलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर लगाया गया। बिल्कुल सही है, तो 63 नंबर तो बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तो सही दे रखा है। ए भी बिल्कुल सही दे रखा है और बी भी सही दे रखा। आगे देखिए, पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू हुआ था। गलत है, 9 राज्य गलत दे रखे हैं यहाँ पर, गलत है सरासर। और जनजातीय समुदाय के रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है, तो सी दे रखा है हमें गलत, यानी असत्य है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी। राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी, ये हमको बताना है। तो कब हुई थी राजस्व मंडल की स्थापना, 1947 में, 1945 में, 1951 में, 1955 में। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। राजस्व मंडल की स्थापना 1949, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश भी रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, ये हमको बताना है। तो कौन सा है वो कांता कुमारी भटनागर है क्या, नहीं है। गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद सगीर अहमद या फिर नगेंद्र कुमार जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सैयद सगीर अहमद। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 और हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, ये हमको बताना है कि राज्यपाल में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। तो आपको पता है कि 200 का आप 15% निकाल लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 होते हैं। तो ठीक है क्या, ये बिल्कुल सही है श्रीमान, ये तो बिल्कुल सही दे रखा है कि राजस्थान में सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है।
खड़ू कह दी सारा कैबिनेट मंत्री हो है, यानी गलत सब गलत कह कर नहीं, बिसो गलत कह दी। तो आ बात कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है, उप मंत्री नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत है, दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 67 ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमको बताना है। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद सर्जित किया गया था, बिल्कुल सही है। ये तो जिले में जिला कलेक्टर का मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य है, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा का, गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 हमारा देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा में किया गया था। तो कब किया गया था इसका राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था, कौन नहीं हुआ था? घनश्याम तिवारी, प्रमोद कुमारी, और ये आपको एक क्लास बता रखी है ना आपको, कौन सी? वर्तमान में व्यक्ति, वर्तमान में कौन क्या, ये क्लास है ना प्रमुख पदाधिकारी, उसमें राज्यसभा के भी बता रखे हैं, विधानसभा में कौन कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, ऊर्जा मंत्री हीरालाल है वो कौन है, ये सारे बता रखे हैं आपको। और आपको ये भी बता रखे हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, हम बात करें आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, मीणा कैलाश मीणा है ना वो बता रखे हैं आपको, सारे बता रखे। लोकायुक्त कौन है, आरपीएससी के अध्यक्ष, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष, सारे के सारे बता रखे हैं। जाकर वो से भी देख लीजिए कौन निर्वाचित नहीं हुए थे। इसके अनुसार सही आंसर ऑप्शन नंबर डी श्री सुभाष चंद्र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये हमको बताना है। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख करता है, बिल्कुल सही है। वार्ड समितियों का गठन है संरचना 243 असह। महानगर योजना समिति 243 जेड ई, ये भी सही दे रखा है क्या? तो सारे पहले सही दे रखे, लास्ट वाला ही गलत आता है। और 243 जेड सी में जिला आयोजन योजना समिति का गठन नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? मानव गरीबी सूचकांक वजन का समग्र सूचकांक के रूप में मापता है, किसको मापता है? दीर्घायु, पोषण और ज्ञान को, ज्ञान, बुनियादी जरूरतें और जीवन स्तर को। तो इसका सही आंसर हमें मिल ही चुका होगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दीर्घायु, पोषण तो नहीं आता है प्यारे साथियों, दीर्घायु जरूर आता है। ये रहा दीर्घायु, और वो आगे भी दे रखे है ना, दीर्घायु ठीक है, आगे भी दे रखे, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए मैं दीर्घायु देखकर पहला ही कर दिया, गलत हो जाता। दीर्घायु ठीक है। और ज्ञान ये रहा, ज्ञान ये रहा। और क्या? पोषण नहीं है, जीवन स्तर है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था, नीति आयोग 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 माल और सेवा कर नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें क्या बताना है? सही उत्तर का चयन करना है। इन दोनों में से सही कौन सा है? यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या यह सही है? जी श्रीमान सही है। यह एक गैर लाभ कंपनी है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी बच जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? वानिकी, मत्स्यन, खाद्य प्रसंस्करण और कटाई। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है चावल, गेहूं, दालें और तिलहन, या फिर हम बात करें
चावल और गेहूं। देखिए पहला ही ऑप्शन हमें बिल्कुल सही दे रखा है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो देखिए 75 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, कितने में से 150 में से। और समय कितना लगा हमें, लगभग देखिए 1 घंटा 8 मिनट लगे हैं। और आगे जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको टाइम लगेगा, लगभग हमें मान के चलिए लगभग 1.25 घंटे लग जाएंगे। लगभग ये हमारी ये क्लास 2.25 घंटे के ऊपर, लगभग 2 घंटे 20 मिनट पर जाएगी। और क्लास क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा लंबी हो जाएगी, तब मजा नहीं आता पढ़ने का। तो क्या है, क्लास छोटी हो ना तो पढ़ने का भी मजा आता है, और क्लास पूरी होती है तब ये भी सोचते हैं हाँ आज एक क्लास मैंने लगा ली। मैराथन क्लास कभी भी पूरी नहीं देखी जाती एक साथ में। अब मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आप एक साथ अगर आपको 3-4 घंटे की क्लास मिली है ना तो आप 2-3 दिन में लगाते हो। और लेकिन वही क्लास 2 घंटे की हो ना तो 2 गुना रफ्तार करके भी आप देख सकते हो। तो प्यारे साथियों 75 क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, और 75 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, जिसमें आपको साइंस मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैथ मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी 75 क्वेश्चन आज के हैं, 75 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। 75 क्वेश्चन अब हो गए, 75 क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, देखिए इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। तो उसी प्रकार क्लास पाना चाहते हो, समझ में आया है, तभी सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास, इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के पास है ना जरूर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुपों में कर दीजिएगा, चैनल और टेलीग्राम पर कर दीजिएगा, आपके पास टेलीग्राम है तो। और प्यारे विद्यार्थियों स्टेटस लगा लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। ऐसा नहीं कि आज क्लास लगा ली बस बहुत है, ऐसे में सिलेक्शन अब तो हो जाएगा, सीईटी पास तो हो जाएगी, लेकिन आगे क्या करोगे, सीईटी पास करके पटवार दोगे ना, पटवार में कंपटीशन देख लेना। ऐसे नहीं प्यारे साथियों कि इस प्रकार जिस प्रकार सीईटी पास की उसी प्रकार पटवार हो जाएगी, नहीं होगी। यानी हमें एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, अभी से तैयारी इतनी करनी है कि सीईटी में टॉपर हम हो और पटवार में सिलेक्शन ही हमारा हो प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।